अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। हम अपने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको एक सेगमेंट की जानिब रोज़ाना लेके चलते हैं जहाँ पे तिब्ब नबवी के हवाले से हमें कुछ बहुत ही मुफीद मालूमात हासिल करने का मौका मिलता है। तो आज हम अपने इस खुसूसी सेगमेंट में आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के हवाले से तिब्ब नबवी के ज़रिए इलाज करने का तरीका जो है वो आपको बताने वाले हैं। तो आइए चल के ये सेगमेंट देखते हैं। जिस्म का एक सिस्टम है जो हम खाते हैं वो हजम होता है। बारीक आटा कभी जल्दी हजम नहीं होता, तली हुई ग़िज़ाएं भी जल्दी हजम नहीं होती। ये सब पैदल चलने, एक्सरसाइज या वर्कआउट करने से हजम होता है, जो हम नहीं करते। ग़िज़ाएं हमारी आंतों में जम जाती हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी कहते हैं। खून की रवानी मुतासिर होती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। लोगों के जिस्म में एसिडिटी गैस बनती है, टेंशन, स्ट्रेस, गुस्सा बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ता है। इससे कुदरती तौर पर कुछ ऐसे बचा जा सकता है। नमक का इस्तेमाल ना करें, पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करें, पैदल चलें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। अनार का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। जी दोस्तों, सेगमेंट आपने देखा और अब बताता चलूं कि आज हमारा जो प्रोग्राम है न्यूज़ कैफ़े, इसमें ख़ुसूसी तौर पे हमारे साथ ताउन किया है मलका मसाले बनाने वालों ने और उनके कुछ पैगाम भी हैं जो आप दोस्तों तक पहुंचाने हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान में पहली बार अब रेसिपी मसालों में शामिल किया गया है हिमालयन पिंक सॉल्ट और मलका मसालों को बजा तौर पर जायकों की मलका कहा जा रहा है क्योंकि इनका हर मसाला ना सिर्फ बेहतरीन है बल्कि मुज़र सेहत अज्जा से महफूज भी है। और यही वजह है कि मलका मसाला पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और मिडल ईस्ट समेत दुनिया के कई ममालिक में तेज़ी से मकबूलियत की मनाजिल तय कर रहा है। यह है पैगाम मलका मसाले की जानिब से। और अब मैं बता दूं कि आज हम किस मौजू पे बात करने वाले हैं। आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में कि जिस हवाले से हम हर वक्त बात करते हैं, हमें जब मौका मिलता है हम उस हवाले से ज़िक्र ज़रूर करते हैं। वो है मौजूदा सियासी सूरत हाल और महंगाई की सूरत हाल। क्या आवाम की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी? क्या हम उस ट्रैक पे हैं? ये जो महंगाई की वजह से जिन परेशानियों का सामना है, पेट्रोल और बिजली की कीमतों में कमी के बाद, क्या वो सारे मसाइल हल हो गए हैं आवाम के? आवाम हमारी बिल्कुल खुश हो गई है या अभी हुकूमत को कुछ और इंतज़ामात करने हैं? और किस तरह बेहतरीन प्लानिंग और मनसूबाबंदी के ज़रिए आवाम को इन मुश्किल हालात से निकाला जा सकता है? क्योंकि इस वक्त हमारी आवाम को जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो महंगाई का है। और महंगाई के हवाले से अगर बात की जाए तो आगे एक महीने से भी कम वक्त रह गया रमज़ान शरीफ के आने में। तो रमज़ान शरीफ में जहाँ रहमतों और बरकतों की बारिशें होने वाली हैं, वहाँ महंगाई जो है इसका तूफ़ान भी आने वाला है। हर चीज़ जो है वो महंगी होने के लिए अपने पर तोल रही है। तो ये इसको किस तरह काबू किया जा सकता है? हुकूमत अपना जो एक बेहतरीन किरदार है वो किस तरह अदा कर सकती है? अवाम क्या किरदार अदा कर सकते हैं? इस हवाले से आज हम जानेंगे अपने एक बहुत ही ख़ास मेहमान से बहुत सारी बातें। मेरे साथ हैं एक सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं आप, जनाब मुबश्शिर मीर साहब। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मुबश्शिर भाई? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। सब अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो मुबश्शिर भाई, मुझे ये बताइए कि ये जो मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है, इसकी असल वजह क्या है? ये क्यों थम नहीं पा रही है और किसी का काबू में नहीं आ रही? अच्छा फ़हीम, दो ही मैं बहुत से ज़्यादा फैलाव की बजाय ना दो बातों पे आऊँगा। देखें, हमारी जो गवर्नमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट, उसने जब 2018 में ये आई थे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा था कि हम ऑस्टेरिटी ड्राइव करेंगे, कि हम अपने हुकूमती इंतज़ामी अमूर जो हैं उनके अखराजात को रैशनलाइज करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, आज 2022 है
आप देखें कोई काम हुए? हमारा जो इंतज़ामी स्ट्रक्चर हुकूमत ने बनाया हुआ है ना, इतने ज़्यादा अरकान असम्बली, इतनी ब्यूरोक्रेसी, फिर अदलिया, फिर जनाब महकमों में जाएं तो अफसरान ही अफसरान, और वहाँ पे वो सारे ही वो कहते हैं कि बादशाह हैं, कोई प्यादा भी कोई नहीं है, ठीक है। हर बंदा जो है ना वो अफसरान की एक तवील लाइन है, इतनी तसीलें भी बना दी, फिर भी इंतज़ामी है वो। तो ये फिर उनकी मरात, कुछ लोगों को अनलिमिटेड मरात, बिजली में, पानी में, गैस में, पेट्रोल में, ट्रैवलिंग में, और पता नहीं वल्लाह आलम। तो लिहाजा जो गवर्नमेंट ने अपने इंतज़ामी अखराजात रखे हुए हैं वो रैशनलाइज नहीं है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये एक बर्डन पब्लिक पे आ गया। अच्छा, रियासत जो है वो बहुत से काम पहले जिस तरह करती थी, जैसे आपने भी इसको एंजॉय किया होगा कि सरकारी स्कूल भी अच्छे होते थे बहुत ज़्यादा, सरकारी हॉस्पिटलों में जाने में कोई दुश्वारी नहीं होती थी, तो एक बर्डन जो होता था आवाम के ऊपर वो कम होता था। खर्च अभी भी कई जगहों पे, इन जगहों पे हो रहा है, लेकिन पब्लिक नहीं जा रही, क्यों? उनके स्टैंडर्ड गिरे हुए हैं। और वहीं पे बैठा हुआ डॉक्टर कहता है मेरे क्लिनिक पे आओ, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये सरकारी प्रैक्टिकल, स्कूल का टीचर कहता है कि मेरी ट्यूशन पे आओ, मेरी ट्यूशन में आओ। सरकारी अस्पताल का डॉक्टर कहता है कि मेरे क्लिनिक पे आओ। सो ये दो हर फैमिली की ज़रूरियात हैं, बच्चों की तालीम या अपनी तालीम, और पूरी फैमिली की हेल्थ। ये एक बड़ी मसला है जो हमें पहले इसका रिलीफ मिलता था। दो, तीसरी बात आ गई ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट। शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती थी, अभी आप देखें इस कराची शहर में पता नहीं 60-70 लाख मोटरसाइकिलें हैं जो ऐसे अजीबोगरीब तरीके से चल रही हैं और लोग ख्वार हो रहे हैं, ठीक है। बाकी भी शहरों का यही हाल है। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती थी उस पे लोगों को सस्ते जो है वो अखराजात में उनको चल जाना आना आसान था। अब मुझे आप बताएं कि क्या ऐसा पॉसिबल हो रहा है? ये इंसान, हर बंदे के ऊपर अगर किसी को किसी खुदा न खासा किसी मैयत में भी जाना होता है ना, तो वो 10 दफ़ा सोचता है कि जाऊं कि ना जाऊं। तो लिहाजा ये जो चीज़ें हुई हैं जो रियासत के ज़िम्मे थी, वो आप समझ लें कि वो अखराजात होने। अभी वैसे मैं एक चीज़ बताऊं, आप प्राइमरी स्कूल के टीचर से भी पूछेंगे ना तो उसकी भी माशाल्लाह अच्छी सैलरी है, 70-80 हज़ार सैलरी है बाज़ लोगों की, कुछ लोग एक अच्छा। लेकिन डॉक्टर्स का जिक्र कर रहे थे आप, मगर डॉक्टर्स की जो तनख्वाहें कोई इतनी अच्छी नहीं है सरकारी डॉक्टर्स की, इसी वजह से तो ये बेचारे एहतजाज कर रहे थे। और वो यंग डॉक्टर्स की बात है, यंग डॉक्टर्स की बात है। लेकिन मैं कहता हूं कि देखें, मैं इसमें खराज तहसीन पेश करता हूं चर्चिस के निज़ाम को, जो हमारे मुल्क में भी चर्चिस का है। उन्होंने इन दोनों इदारों को मिशनरी रखा हुआ है, बिल्कुल सही है, तालीम को भी, और हेल्थ, नर्सिंग, ये वो सारी चीज़ें क्यों नहीं हमारे यहाँ हो रहा? और हमारे भी बहुत से मदरसे हैं, बहुत से हमारे भी मसाजिद के निज़ाम हैं, बहुत से इस तरह के ट्रस्ट हैं, वो जितना इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मसलन हमारे पास अच्छी एग्जाम्पल भी हैं, ईदी साहब की बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, छिपा की बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, लेकिन वहाँ पे भी अब कमर्शियलिज्म आ रहा है कि लोग खुदा न खासा कोई हादसा होता है तो बॉडियाँ उठाने के लिए उनके वर्कर लड़ रहे होते हैं। वो वीडियोज़ भी आपने देखी हैं। सोचे हम हर, यानी कि जो हम खिदमत की बात है ना, उसको हम एकदम कमर्शियल बना देते हैं। तो ये हम किस जानिब जा रहे हैं? एक वक्फे का वक्त है, और इसी हवाले से क्योंकि अभी मिशनरी स्कूल्स के बारे में आप बात कर रहे थे, तो मैं बेहसियत पाकिस्तानी अपने उन पाकिस्तानी दूसरे बहन भाई, मसीही बहन भाइयों का मैं इंतहाई शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनका तालीम के सेक्टर में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और नर्सिंग में एग्जैक्टली इतना, यानी कि अगर आप नाम लें तो आपको वहीं उसी बरादरी से इतने लोग मिलते हैं कि उनका जज्बा आप देखें कि भाई सबसे मुश्किल काम जो है ना वो इलाज करना नहीं है, सबसे मुश्किल काम मरीज की तीमारदारी है। बिल्कुल सही। एक वक्फा है जी, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं और इस हवाले से मजीद बात करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में मेरे साथ जनाब मुबश्शिर मीर साहब मौजूद हैं, जिनसे हम महंगाई की जो मौजूदा सूरत हाल है इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। अच्छा मुबश्शिर साहब, देखें, आपने कहा कि जो इंतज़ामी अमूर हैं हुकूमत के वो बड़े कमज़ोर हैं, ठीक है, वो बहुत महंगे हैं। अच्छा, महंगे हैं, ठीक है, और जो मनसूबाबंदी है वो ठीक नहीं है। चीज़ों की एक तो कीमतें ज़्यादा हैं, महंगाई ज़्यादा, दूसरा ये जो दुकानदार हजरात हैं या जो दरमियान के जितने लोग हैं, इनकी वजह से भी चीज़ों की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, क्योंकि कोई वो चेक एंड बैलेंस उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए। हालांकि कमिश्नर साहब एक शहर में मौजूद हैं, उसके बावजूद ये सारे अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं। इस बारे में क्या राय है आप? अच्छा, इसमें सारी करप्शन है, नंबर 1। जो आप देखें, जो भी सरकारी लोग इसको वॉच करते हैं सब करप्ट है। और जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां डीसी के लेवल पे बनी हुई हैं या असिस्टेंट कमिश्नर्स के लेवल पे बनी हुई हैं, उनका एक ही काम है, जाओ गली मोहल्ले इधर उधर दुकानों पे जाके लोगों को जुर्माने करके आ जाओ और ये आपकी परफॉर्मेंस होगी। यानी कि जितने आज आपने इतने फाइन किए हैं तो लिहाजा ये हो गया। मतलब जो मैकेनिज्म है, मार्केट मैकेनिज्म, हमें उसको दुरुस्त करना चाहिए। मिडलमैन्स का बहुत बड़ा रोल है, उसको कंट्रोल करना चाहिए कि मिडलमैन्स की वजह से प्राइस ज्यादा हो जाती है, चीज उधर ही पड़ी है 10 दफा बिक जाती है, ठीक है। ये मैकेनिज्म को आप ठीक नहीं करेंगे, मार्केट मैकेनिज्म को आप अगर जो है सही एड्रेस नहीं करेंगे तो आप जो बस जैसे खेत से घर तक जो सब्जी का आने का बीच का जो वाया है कि कहां कहां से मिडलमैन जो हैं वो उसमें से अपना हिस्सा लेता है तो प्राइस बढ़ जाती है। गोश्त से जानवर आते हैं तो उनकी प्राइस बढ़ जाती है। इसी तरह दीगर अजनास जो हैं या अदरवाइज फल सब्जी आती है जो भी, तो इस तरह इस मैकेनिज्म को दुरुस्त करना चाहिए कमिश्नर साहब को। कमिश्नर साहब का ये काम नहीं है कि बैठ के दूध की कीमतों का तयन करें, वो उस मैकेनिज्म को एड्रेस करें कि पीछे क्या हो रहा है। गोश्त की प्राइस को अगर देखना है, अच्छा फिर दूसरा ये है कि कमिश्नर साहब तो सिर्फ खुले चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, जो पैक्ड फूड है उसके ऊपर उनका क्या इख्तियार है, वो तो हर कंपनी खुद बढ़ा रही है, उसको कमिश्नर साहब तो पूछ ही नहीं सकते। तो लिहाजा जो मार्केट में आपने बैलेंस क्रिएट करना है अगर, तो आप फिर दोनों को लेके चले ना कि भाई जो पैक्ड फूड, गवर्नमेंट को तो अपनी ना जो फूड की पॉलिसी होती है ना वो डिफरेंट होती है। पूरी दुनिया में फूड आइटम सस्ती होती है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट सस्ती होती है, ताकि ये आम आदमी भी उनकी रेंज में हो, उनकी चीजें हैं। अच्छा, एक और चीज है जो इसके साथ मैं जोड़ दूं। अच्छा, बड़े बड़े स्टोर्स जो हैं उनके बारे में भी आप जिक्र करते हैं। अच्छा, उनका तो ये है ना कि वो बल्क में खरीदारी करते हैं तो वो अपना मार्जिन कम कर देते हैं और सेल बढ़ाने पे उनका बेहतर तरीका आया है। मगर फलों सब्जियों की कीमतें वहां पे ज्यादा भी हैं। वो होता है कि वो करते हैं एक समझ लें कि मॉडल बनाते हैं कि अगर आज में 2 से 3 चीजें जो हैं उनको उन्होंने लेस कर दिया, 2-3 को बढ़ा दिया, तो वो एक तरह की अट्रैक्शन पैदा करने के लिए वो कर लेते हैं, सेल जैसे आते हैं लगा दी, तो वो तो उनका एक उस तरह का मॉडल है। लेकिन एक्चुअली जो देखा जाए ना तो हमें मार्केट मैकेनिज्म, जो होलसेल मार्केट मैकेनिज्म है उसको दुरुस्त करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक चीज और है जो इसके साथ मैं जोड़ना चाहूंगा, वो है लोगों की आमदनी। हमारी जो हम नहीं काबू पा रहे, हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर पाए कि हमारे लोगों की फी का आमदनी में इजाफा हो जाए। आप मुझे बताएं ना कि इस रीजन में हम कितना पीछे हैं। वो कि गवर्नमेंट ने कहा जी हमारी फी का आमदनी $200 तक बढ़ गई है सालाना। भाई नहीं बढ़ी, लोगों की तो बेरोजगारी बढ़ी है। वो चंद लोगों की भी बड़ी हो अगर, तो वो तो मेरा ख्याल है वो तो होता ही है, वो तो हर मुआशरे में होता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो जो लोगों की आमदनी बढ़ती है तो उनके लाइफस्टाइल पे फर्क पड़ता है। अच्छा, गवर्नमेंट ये समझ लेती है कि अगर कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैसों के साथ जो है वो रह रहे हैं, उनका पैसा बहुत बढ़ रहा है और जो भी तरीका है उनका बढ़ाने का उसको साइड पे रखें, तो वो समझती है कि पब्लिक पे टैक्स और लगाना चाहिए। अभी पब्लिक के पास पैसा है बहुत ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तान की 22-24 करोड़ की आबादी का रेशो निकालें तो कम लोगों के पास पैसा है। आपकी जो गुर्बत की रेशो है वो ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट का यकीनन यही काम है कि वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे ताकि लोगों की फी का आमदनी में इजाफा। सर, एक मौक़िफ़ और भी है, मैं वो भी बीच में इसी गुफ्तगू में चाहता हूँ कि आपके सामने रखूँ। कुछ दिन पहले मेरी एक साहब से मुलाकात हुई और मैंने महंगाई के हवाले से उनसे जिक्र किया, वैसे हम जानते, तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से इस बात का, ये आवाम तो हमेशा से रोती आई है, चीज़ें तो हमेशा से महंगी होती आई हैं,
चीज़ें इस दफ़ा भी महंगी हुई हैं। आप ये बताएं कि क्या आप खाना खा रहे हैं सारे लोग आजकल? मतलब अगर चीज़ें महंगी हैं तो आपके घर में बिजली कट तो नहीं गई ना? बिजली भी आपकी चल रही है, पेट्रोल भी चल रहा है, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, सारा काम हो रहा है ना, तो फिर महंगाई तो वो हमेशा से होती आई है, ये फजूल की बात है। इत्तेफाक नहीं करता। देखें, अब आप सबको नहीं पता कि कौन किस तरह उन चीज़ों को पूरा कर रहा है। सही है। पहला सवाल तो ये है कि मसलन वो पूरा अगर कर भी रहा है तो कैसे पूरा कर रहा है? क्या मांग के कर रहा है? क्या चोरी करके कर रहा है? क्या लोगों की जेबें काट रहा है? क्या करप्शन करके कर रहा है? पूरा तो वो इस तरह कर रहा है। सारे कहाँ इस तरह पूरा कर रहे हैं कि, और बहुत से लोग होंगे, अगर देखें सफ़ेद पोश लोग, जो उन चीज़ों को तर्क कर देते होंगे जो उनकी रेंज से बाहर होती होंगी। मैं तो ऐसा भी जानता हूँ कि बहुत से लोग दवाई लेना छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही है। तो अब आप जाके उनके घरों में आप कहेंगे कि भाई आप दवाई क्यों नहीं खाते, या आप कहेंगे हाँ यार वो तो जिंदा है ना इसलिए ठीक ठाक होंगे। नहीं, किसी के अंदरूनी हालात का आप इस तरह नहीं जायज़ा ले सकते। लेकिन ओवरऑल जो आपके आसपास लोग होते हैं, या जहाँ तक आपकी पहुँच होती है, या जहाँ तक आपका समझ लें को थोड़ी समझ आती है, फैमिलीज़ को जिनको आप करीब से जानते हैं, बेशक आप उनसे ना पूछें लेकिन अंदाज़ा हो जाता है। और वो हम खुद चुप कर जाएं तो एक अलहदा बात है, और वो डेलिबरेटली चुप करें, उनकी मदद ना कर सकते हैं तो चुप कर जाएं अगर आप पूछें तो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है, और वो उनकी क्वालिटी ये भी है कि वो मांगेंगे भी नहीं आपसे। हाँ ना, ये लोग हैं, ऐसे लोग बहुत हैं। लेकिन यह है कि ऐसे सफ़ेद पोश लोगों के लिए ही होती है गवर्नमेंट की स्कीम कि खामोशी के साथ। रियासत किस लिए है मुझे बताएं, ये रियासत का कॉन्सेप्ट क्यों है? रियासत इसीलिए है कि वो इंसाफ मुहैया करे। वो दौलत की अगर गैर मुनसफाना तकसीम मुआशरे में हो गई है तो वो उसको रैशनलाइज करे कि लोगों को जो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा जमा हो गया है उनके टैक्सेस उनके ऊपर ज़्यादा करे और वो लोगों तक पहुँचाए, बदनवानी को खत्म करे। बदनवानी। तो ये चीज़ स्टेट इसलिए है। अगर स्टेट जो है वो माफिया के आगे जो है वो बन गई, समझ लें कि मफलूज हो गई, ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है एकदम प्राइस हाई कोई होती है, तो ये माफिया करता है ना, चीनी फलां, उसके आगे रियासत बेबस हो जाती है। क्यों? कि उस रियासत के सिस्टम के अंदर उसके नुमाइंदे मौजूद हैं। सही सही सही। एक वक्फे का वक्त आ गया है। वक्फे से जब वापस आते हैं ना तो बशर भाई मैं चाहूँगा कि हम ज़रा ये जो रुपए की कदर में कमी हुई है, और क्या इसका फ़ीकस आमदनी से कोई ताल्लुक़ होता है, या बेरोज़गारी को ख़त्म करने के हवाले से जो इनके बड़े बड़े वादे थे, क्या वो वादे पूरे हो सकते हैं, इनके इख्तियार में भी है, या सिर्फ ये लफाजी ही है? इस बारे में भी बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अच्छा मुबशर भाई, वक्फे से हम वापस आ गए। तो क्या फ़ीकस आमदनी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उसकी रुपए की कदर और डॉलर की कदर के कम ज़्यादा होने से भी कोई ताल्लुक़ होता है? देखें, वैसे तो हमारी चूंकि ट्रेड जो है वो डॉलर से मुंसलिक है, अमेरिकी डॉलर से। हमारे यहाँ उसकी कदर कम इसलिए होती है कि हम अपना करेंसी नोट बहुत ज़्यादा शाया कर रहे हैं उसको, इसलिए कि एक जो रेशो होती है उस रेशो को हम तोड़ देते हैं। फिर हमने कर्जे बहुत ज़्यादा लिए हुए हैं। कर्ज़ों का भी जो एक फार्मूला बनाया था 2006 में नेशनल असम्बली में, हमने उसको भी वायलेट कर दिया। तो इसलिए हमारा जो बर्डन है वो ज़्यादा होता है, तो वो जो रुपए की कदर कम होने से महंगाई भी ज़्यादा होती है, इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है। अब ये है कि इसका जो है ना एक चीज़ और भी है कि हम जो चीज़ डॉलर से मुंसलिक तो की हुई है, लेकिन बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिनके साथ हम बार्टर ट्रेड भी कर सकते हैं। जैसे कि ईरान से कर सकते हैं, इंडिया से कर सकते हैं, चाइना से कर सकते हैं, जो टर्की से कर सकते हैं, उज़्बेकिस्तान से कर सकते हैं। आज ही ऐलान हो रहा है कि उज़्बेकिस्तान हमारे 400 कंटेनर जा सकेंगे। हमने इस्लामाबाद से इस्तांबुल ट्रेन भी चला ली है। तो लिहाजा जिनसे हमारे ज़मीनी रास्ते जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, मौजूद हैं, और कम्युनिकेशन है, ठीक है, उसके साथ हमें बार्टर ट्रेड में जाना चाहिए, माल के बदले माल, कि हम भी अपनी चीजें बेचें, उनसे भी चीजें लें, तो अपना बर्डन कम करें। तो इस कॉन्सेप्ट पे वर्किंग हुई है क्या? हाँ हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि फैसला लेने में जो है ना शायद दुश्वारी है।
वो उसमें कई तरह की जो है वो गवर्नमेंट अपने उज़र पेश करती है, लेकिन वही चीज़ें जो हैं वो अगर इलीगल ट्रेड से आती हैं तो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ टायर आ रहा है, यहाँ पे जनाब वो चाय की पत्ती पूरे आ रही है, बलूचिस्तान में पेट्रोल डीजल जो है भी आ वो रहा है। सारा इलीगल है और बाकायदा पेट्रोल पंप्स पे वो बड़े धड़ल्ले के साथ बेच रहे हैं और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आप उनकी जरूरत पूरी नहीं कर सकते और वो वहां से ले अलाउ है। तो अगर उसको आप किसी सिस्टम में ले आए तो गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, रेवेन्यू आएगा। ठीक है, अब एक चीज और है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए जो डॉलर की कमी हमारे यहाँ होती है और एकदम उसके वो प्राइस बढ़ती है, हम ये तो बता रहे हैं, आज की भी फिगर आई है कि कितनी हमारी ये इम्पोर्ट्स हुई हैं, कितनी एक्सपोर्ट्स हुई हैं और कितना जो है वो ट्रेड डेफिसिट है। अच्छा, जो रेमिटेंस आती है उसकी भी डिटेल आती है, लेकिन जो डॉलर हमारा मुल्क से बाहर जाता है उसकी स्टेट बैंक डिटेल ही नहीं देता। आप मुझे बताएं कि जो एक आया था कि हजारों की तादाद में हमारे ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं जिन्होंने फॉरेन नेशनैलिटी ली हुई है, उनकी फैमिलीज जो है वो बाहर रहती हैं, ठीक है, उनको पैसा जो है वो भी यहाँ से जाता है, उसका कोई हिसाब किताब क्या है कि उनको पैसा किस तरह जा रहा है। तो ये जो डॉलर हमारा शक होता है और चला जाता है किसी ना किसी तरीके से उन मुल्कों में जहाँ पे उन लोगों के ख़ानदान बसते हैं या जो भी उनका है, फिर हमारे पास देखें पैसे भेजने के कितने आसान तरीके हैं। आप मुल्क से बाहर जा रहे हैं, दुबई जाएं या उज़्बेकिस्तान जाएं या ताशकंद जाएं, आप $10,000 कैश अपनी जेब में लेके जा सकते हैं, जबकि आपको वहाँ अगर $10,000 इस्तेमाल भी नहीं करना, फिर आपका क्रेडिट कार्ड जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो लिहाजा ये पैसा तो हमारा इस तरह भी बाहर जा रहा है। हाँ। तो हमें ये चीज देखनी होगी कि जो पाकिस्तान से इस तरह फ्लाइट ऑफ मनी है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल है, उसको हम किस तरह रोकें। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ से लोग खरीदारी ज्यादा करें, यहाँ की इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा, और यहाँ की इंडस्ट्री के अंदर भी देखें मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मुश्किल इसीलिए हुई है। अब जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बढ़ा हुआ है और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ा हुआ है, दोनों चीज़ों में इजाफा हुआ हुआ। अच्छा देखिए, इस दफ़ा हमने जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका जो स्केल हमने देखा है वो माजी में कभी उसकी मिसाल नहीं मिली। हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा जी हाँ, हमारे इंटरनेशनल जो रेमिटेंस हैं वो भी बढ़ी हैं, पाकिस्तानियों ने बहुत पैसा भेजा। कंस्ट्रक्शन में भी हमने कोई एक्सट्रीम काम किया है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसने पास्ट के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, उसके बावजूद अवाम की जो जेब है ना उस पर कोई रिलीफ नहीं आया है। वो इसीलिए मैंने कहा ना कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल, पैसा बाहर चला जाता है इतना बड़े। आप सोचे तो सही कि ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे हैं ना, वो तो भेज रहे हैं जो मजदूर हैं, जो अपने खानदानों को भेज रहे हैं, जो वहां पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो यहाँ पे अफसरान हैं उनका पैसा भी तो जा रहा है मुल्क से बाहर, उसी की तो मैं जिक्र कर रहा हूँ। वो कैसे रोका जाए। अच्छा, जो पाकिस्तान का एक मॉडल इंटरनेशनली मॉडल देखे ना, ये होगा ना मुख्तलिफ ममालिक इस हिसाब, वो उनके यहाँ भी ऐसी सूरत हाल होगी, उन्होंने काबू पाया होगा, पाया होगा। अच्छा, एक चीज और है, आप ये देखें कि जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है ना वो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर है, हमारी लैंड है, ठीक है। हमारी अभी लैंड का बहुत सा हिस्सा ऐसा है जो बंजर पड़ा है, हमें तो सारा जोर लगाना चाहिए उस लैंड को फर्टाइल करने के लिए, उसको काबिल काश्त बनाने के लिए, और हमारी प्रोडक्शन डबल हो सकती है। इस हुकूमत ने काम किया है कुछ एग्रीकल्चर पे? एग्रीकल्चर पे कोई काम नहीं है, सिर्फ आप कहते हैं किसान पैकेज अनाउंस हुआ, लेकिन खाद जो है वो लोगों को मिल नहीं रही, लोग लाइनों में लगे हुए हैं, उन्हें खाद नहीं मिल रही। और अभी आप देखें ना, हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, गंदम हम इंपोर्ट करना शुरू हो गए हैं, फिर आगे वो अफगानिस्तान भी जा रही है, आगे पता नहीं किस किस मुल्क में जा रही है, चीनी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई कपास हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जब पे कपास हम एक्सपोर्ट करते थे। तो हमें तो पूरा अपना जोर जो है ना वो लगाना चाहिए कि हमारी जो बंजर जमीनें हैं उनको हम कैसे आबाद करें, हम अपनी फी का पैदावार जो है, फी एकड़ पैदावार, उसमें इजाफा कैसे करें। अगर हम यही कर लें तो हमारे पास, देखें दुनिया में दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, एक है एनर्जी सिक्योरिटी, एक है फूड सिक्योरिटी, ठीक है। तो एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत सारे थ्रेट्स हैं। अभी आप देखें गैस की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, और हम किस पे इन्हिसार कर सकते हैं? अपनी सोलर एनर्जी पे। यस, नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। अच्छा चले, डैम हमने शुरू किए हैं, इतनी पनचक्कियां लगा सकते हैं, पनचक्कियां अच्छा खासा काम हो सकता है। अच्छा, फिर उसके अलावा ये आपकी विंड मिल्स हैं, वो हमारी बहुत सी लग सकती हैं। हाँ। अच्छा, हम उस तरफ अभी जिस रफ्तार से जाना चाहिए नहीं जा पा रहे, ये क्लीन एनर्जी भी है, लेकिन यहाँ पे डीजल के प्लांट लगे हुए हैं, यहाँ पे जनाब वो कोयले के लगे हुए हैं।
आप कोयले का प्लांट देखें, ऐसा मुसलसल धुआं निकल रहा है माशाल्लाह के, पूरा पोल्यूटेड हो रहा है। अच्छा, ये इन चीज़ों पे हम जाते हैं कि जिसमें इंपोर्ट्स इन्वॉल्व होती हैं। अब कोयला इंपोर्ट हो रहा है, डीजल इंपोर्ट हो रहा है, गैस इंपोर्ट हो रही है, लेकिन इससे हमारा इंपोर्ट बिल और बढ़ जाता है, ये हमारे लिए और बर्डन होता है। सर, एक एग्रीकल्चरिस्ट मेरे जानने वाले, उनसे मैंने वैसे ये जो फी एकड़ पैदावार है ना, उसकी ज्यादती के हवाले से मैंने उनसे पूछा कि आप वो बीज क्यों नहीं मंगवाते जो दुनिया भर में इस्तेमाल, कहते वो बैन है, आ ही नहीं सकते, सिर्फ चंद एक बीज ऐसे हैं मतलब जिसकी हुकूमत ने अलाउ किया हुआ है, सिर्फ वही आ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अच्छा, और देखें एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इस पे अगर काम किया जाए तो 6 महीने में रिजल्ट बाहर है, फसल बाहर, रिजल्ट बाहर। दिस इज द पॉइंट भाई, आप बाकी चीजों पे काम करते हैं 4 साल 5 साल चाहिए, ठीक है, तो ये तो आपका एक फसल फौरी 6 महीने के बाद आती है। अच्छा, ये देखें हम पानी जाया कितना कर रहे हैं। आपको पानी चाहिए ना एग्रीकल्चर के लिए, तो हमारा तो पानी भी ज़ाया हो रहा है। अब दुनिया स्प्रिंकल सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन उस पर गई है, हमने वो छोटे छोटे वो नमूने के तौर पर रखे हुए हैं, लेकिन हमारी उस पर जाने की रेशो नहीं है और पानी हमारा ज़ाया हो जाता है बहुत सी जगहों पे। तो पानी को हम सही तरीके से वाटर मैनेजमेंट जो है वो अच्छी कर ले और नई ज़मीनें जो बंजर ज़मीनें हैं उनकी आबादकारी पे काम करें, तो पाकिस्तान के हालात बड़ी तेजी से ठीक हो जाएंगे। सर, आखिरी सवाल मुझे ये बताएं कि ये बिजली की जो कीमतों में कमी हुई है, पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, इससे कुछ फायदा हुआ है? सर, ये देखें, एक तरफ कमी होती है और एक साइड कोई और बढ़ जाती है, तो लिहाजा वो रिलीफ जो होता है ना, वो एक जेब से निकल के दूसरी जेब में चला जाता है। ठीक है, तो लिहाजा ये मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ है कि हमें जो प्राइस कंट्रोल है वो कुछ अरसे के लिए हमें रखना पड़ेगा, तब जाके लोग जो हैं बिजनेस भी सही कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच मशीद साहब, आप तशरीफ लाए। और इस बात में कोई शक नहीं है कि ये हुकूमत की जानिब से जो संजीदगी है इसमें इजाफा होना चाहिए, और वो इदारे जिनका काम है कि वो चेक एंड बैलेंस करें, चेक एंड बैलेंस रखें, उनको भी फाल होना चाहिए और वो सही मानों में जो है अपना काम करें, और जो नाकाम नहीं कर रहे हैं उनको गिरेबान से पकड़ के उनसे इस चीज़ का सवाल करना चाहिए कि आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं। करप्शन का खात्मा ही हमें बिल्कुल सही जानिब लेके आ सकता है। आपसे इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।